जी, तमाम दोस्तों को द हॉट इशू के 20वें एपिसोड में मैं वेलकम करता हूं। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपसे डिस्कस कर रही हैं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे ख़ित्ते में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो कोरोना है उससे। तो कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एक हफ्ते के लिए गिलगित में लॉकडाउन कर दिया गया है और 16 से 22 जून तक ये लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो हमारा ये है, क्या उसे कहते हैं, पंजाब और मरकज़ जो है पाकिस्तान में, उसके दरमियान काफ़ी कशीदगी पाई जा रही है कोरोना वायरस की हिकमत अमली के हवाले से। लिहाजा हम देखते हैं कि इमरान खान मुसलसल ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, जबकि उनके अपने हैंड पिक जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने रावलपिंडी में कई जगहों पर और रावल टाउन में कई जगहों पर जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया है, और वो लाहौर में भी कई जगह जो हैं वो लॉकडाउन हो चुकी हैं। तो बल्तिस्तान रीजन में जो है वो एक दिन में 23 केसेस कल सामने आए हैं, और इसके अलावा शगर में जो गिलगित बल्तिस्तान में है शगर, वहाँ पे टिड्डी दल का हमला भी हो गया, जिससे फसलों को शदीद ख़तरात लाक हैं। यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि जब मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करता हूँ तो आप लोग इसको ज़्यूम कर लिया करें कि वहाँ पे अगर कोई आफत आती है तो उस आफत से लड़ने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास वसाइल नहीं है और पाकिस्तान इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो इसलिए वो बड़ा सीरियस मामला हो जाता है वहाँ पे। आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, पीओके जो है पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन में है। आपको पता है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया था जम्मू कश्मीर पे, जिसके बाद से अब तक वो काबिज़ है और हम लोग जो है वो पाकिस्तान की ग़ुलामी में जी रहे हैं और मुंतज़िर हैं उस दिन के जब हम लोग यूनियन टेरिटरी में शामिल होंगे इंडिया में, और हमारे शहरी हकूक़ भी बराबरी की बुनियाद पे जो है वो क्या उसे कहते हैं, रिस्टोर होंगे। तो आज़ाद कश्मीर में टोटल 40 पीपल हैव बीन डायग्नोस्ड विद कोरोना पॉजिटिव। इसमें से 19 जो है वो मुजफ्फराबाद, 6 रावलाकोट, 1 बाग, 4 मीरपुर और एक भिंबर और 1 बाग में है। अच्छा, गुड न्यूज़ भी साथ थोड़ी सी देनी चाहिए। वो ये गुड न्यूज़ है कि जो हमारे दोस्त और साथी जेलों में बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनके रिहाई के लिए एक कमेटी बनी थी, असीरान हुंजा रिहाई कमेटी। और वो असीरान हुंजा रिहाई कमेटी जो है ये जो मदर्स हैं और सिस्टर्स जो हैं मेनली, ये उन्होंने बनाई है अपने लख्ते जिगर और भाइयों को छुड़ाने के लिए। और उन्होंने ऐलान किया है कि शराय कुरा करूम पे जो है वो हम धरना देंगे अगर हमारे बच्चों को आपने ना छोड़ा। याद रहे कि पिछले 9 साल से हमारे 14 जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो गिलगित की जेलों में, गिलगित बल्तिस्तान की जेलों में कैद हैं, और उनमें जो है वो 2011 नवंबर गालबन अगस्त 2011 में जो है वो पुलिस वालों ने मुजाहरे पे फायरिंग की, और उस फायरिंग से एक बाप और बेटा जो है वो शहीद हुए। तो गिरफ्तार तो पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार हमारे लोगों को किया और उनके ऊपर मुकदमात चला के बाबा जान को आप देख लें कि 70 साल की सज़ा सुनाई है, वो 9 साल से जेल में। इसी तरह इफ्तिखार करबलाई 90 साल सज़ा याफ्ता हैं, वो भी जेल में हैं। तो इनकी रिहाई के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए अब तंग आकर, जिसे वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, रिहाई कमेटी जो है हुंजा रिहाई, असीरान हुंजा रिहाई कमेटी ने ये करेंगे, क्या उसे कहते हैं, वो उनकी रिहाई के लिए धरना देंगे शराय काराकोरम पे।
आगे चलते हैं, सिंध में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और सिंध के अंदर अचानक जो है वो सिंध अचानक आज हमारा नया बलूचिस्तान बन गया है। इस हवाले से कि हम बहुत कम सुनते थे कि सिंध में जबरी अगवा और जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, लेकिन 2 रोज़ पहले जो है वो जय सिंध कौमी महाज जो है आरिसर के लीडर जो उनकी नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे, नियाज लाशारी की मसख शुदा लाश, गोलियों से छन्नी लाश, तशद्दुद के निशानात के साथ जो है वो रिडल लाश जो है वो जिना हॉस्पिटल कराची के सामने पाई गई। उसके बाद कल जो है वो आसिफ सिद्दीकी, जिनको आसिफ पाशा भी कहा जाता है, उनकी जो है वो डेड बॉडी कराची में मिली है। उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये ऐलान किया है कि महाजर एक्सक्यूज़ मी कि महाजर और सिंधी जो है वो अब मिलकर सिंधु देश की आज़ादी की जदोजहद में शामिल होंगे, उस दिन से सिंध में क्रैकडाउन शुरू है। और 2 हफ्ते पहले वहाँ पे 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं नेशनलिस्ट, उनके ऊपर पाबंदी और बैन लगा है, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब तक जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑफ सिंध के जो तर्जुमान हैं मीर सलीम साहब, उन्होंने मुझे बताया है कि अब तक तकरीबन 1 हफ्ते में पूरे सिंध से 20 से 25 लोग उठाए गए हैं, जिसमें कराची है, हैदराबाद है, यहाँ से उठाए गए हैं। और लास्ट नाइट जो है वो इरफान बाबर सुलंगी जो हैं उनको स्टील मिल टाउन कराची से उठाया गया है। इसी तरह जे सिंध तहरीक के जब्बार सरकी हैं, उनको लांडी से उठाया गया है। तो इस वक्त इमरान खान जो है वो लाड़काना में मौजूद हैं और एज वी स्पीक वहाँ पे मुजाहरा हो रहा है। लाड़काना में जिस जगह वो ठहरे हैं उसके बाहर, उस बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा हो रहा है। जो मुजाहरा वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन सिंध की जो लीडर हैं शाजिया चांडियो, वो उस मुजाहरे को लीड कर रही हैं और वहाँ से उन्होंने फेसबुक लाइव का प्रोग्राम भी किया है। तो ये सिंध के हवाले से। अब हम चलते हैं जो एक बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट हो रही है इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उसके ऊपर। ये 1962 के बाद इंतहाई जो सीरियस सिचुएशन है डेवलप हुई है और इसमें डजन्स जो हैं उनके हलाक होने की खबर है। ये मंडे की रात को जो गलवान वादी है वहाँ पे ये लड़ाई हुई है। याद रहे कि ये जो बॉर्डर है लद्दाख और का चाइना और इंडिया का, लद्दाख में ये एक तो ये 14,000 फीट से भी ऊपर है, दूसरा ये है कि यहाँ पे सब ज़ीरो टेम्परेचर है, और तीसरा ये है कि यहाँ पे इनको असला रखने की इजाज़त नहीं है। तो दोनों तरफ जो है चाइना और पाकिस्तान की जो फ़ौजें खड़ी हैं इनको असला रखने की बॉर्डर फोर्सेस को इजाज़त नहीं है। तो इसकी वजह से जो क्लैश हुआ है वो बहुत ही क्लोज्ड एनकाउंटर हुआ है, हाथापाई हुई है और उसमें ये दर्जनों लोग जो है फौजी जो है दोनों तरफ से वो जान से हाथ धो बैठे हैं। जो कन्फर्म है इस वक्त वो ये है कि 20 इंडियन जो है सेना के जवान और एक उनमें अफसर थे कर्नल, वो शहीद हुए हैं। जबकि जहाँ तक एक्सक्यूज़ मी चाइना का ताल्लुक है तो इंडिया ने ये इंटरसेप्ट किया है उनकी कम्युनिकेशन को, उससे ये पता चला है कि 43 चाइनीज़ भी इसमें हलाक हुए हैं। अब इनके हलाक होने की एक तो वजह यह है कि वहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है ज़ख्मियों को। तो कुछ तो ज़ख्मी थे जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वहाँ पे जान से हाथ धो बैठे। अब हमें जो इसमें गौर तलब बात है वो ये है कि ये जो लड़ाई है ये बेसिकली चीन से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट और अफ्रीका जो है इनमें
इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, बोथ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो बढ़ रहा है। और उसकी मेन वजह यह है कि इंडिया जो है उसमें और चाइना में बड़ा फ़र्क है। चाइना जो है बेसिकली वो डेट ट्रैप और डेट डिप्लोमेसी के ज़रिए अपने इकोनॉमिक जो है वो एम्बिशंस को लेके आगे बढ़ रहा है। और इकोनॉमिक जो ये डेट ट्रैप है, इसको टेरिटोरियल जो कब्ज़े हैं उसमें वो ट्रांसलेट करते हैं। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पे उन्होंने डेट इतना हो गया कि वो वापस ना कर सके, तो उन्होंने पोर्ट जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो अब भारत जो है वो इस तरह का काम नहीं करता। भारत अगर कर्जा देता भी है तो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे, और दूसरा ये है कि कर्जा से ज़्यादा ग्रांट देता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें उनको पार्टनर बनाता है। और कोई ऐसा भारत का रिकॉर्ड नहीं है कि भारत ने किसी के इकोनॉमिक मींस को यूज़ किया हो किसी के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के लिए। तो इसलिए ये एक बहुत सीरियस मामला है और इसको यूएन में उठाना चाहिए। और चाइना जो है इसकी मुकम्मल तौर पर जो है इकोनॉमिक बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जब दो मुल्कों के आपसी रिलेशंस में तनाव पैदा होता है तो फिर तीन मरलों से वो गुजरता है उसका सलूशन। पहला जो है वो होता है डिप्लोमेटिक, यानी डिप्लोमेटिक कनेक्शन और डिप्लोमेटिक रास्ते को लेते हुए हम निगोशिएशंस करते हैं, हम कोशिश करते हैं प्रेशर बिल्ड करने की और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी तो लास्ट वीक तक तो हमारे उनके चाइना के साथ इंडिया के मुज़ाकरात हो रहे थे, हाईएस्ट लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हो रहे थे और मिलिट्री लेवल पे भी हो रहे थे। तो फिर ये अचानक चाइना ने इस तरह का क्यों किया, ऐसी हरकत क्यों की? तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक फेल हो गया है। वो डिप्लोमेटिक हमारी जो कोशिशें हैं उसको वो समझ रहे हैं कि हमारी वीकनेस है। तो फिर हम बढ़ते हैं दूसरी जानिब, वो है इकोनॉमिक ब्लॉकेड। तो हमें चाइना का इकोनॉमिक ब्लॉकेड के लिए, चाहे हमें उसमें शुरू में थोड़ा सा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन हमें चाइनीज़ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे इंडिया और चाइना के, उनको रिवाइज करना चाहिए। चाइना के ऊपर हमें इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो है उसको अब लेके आगे बढ़ना चाहिए और उसमें दूसरे मुल्कों को भी शामिल करना चाहिए, जिसमें हमारा सबसे बड़ा एलाई जो इस वक्त बन सकता है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका भी चाइना से बहुत तंग है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अमेरिका और इंडिया की क़यादत में इंटरनेशनल लेवल पर चाइना का इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया जाए। तीसरी चीज़ तो फिर जंग आ जाती है, और कई लोग ये कह रहे हैं, मुझे मैसेज भी आए हैं कि जी वो जंग शुरू हो गई है। मैंने पूछा कहाँ? कहा जी लद्दाख में, आपको नहीं पता? मैंने कहा ये जंग नहीं है, स्क्रिमिशेस हैं। जंग उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि कोई एक फरीक ये ऐलान ना करे बाकायदा कि हम अब जंग का ऐलान ना हो, उस वक्त तक उसको हम जंग नहीं कह सकते। तो इस वक्त तीसरी जो, फिर अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेड के बावजूद भी ये चाइना बाज नहीं आता, तो फिर जो है वो रीजनल फोर्सेस को सोचना पड़ेगा और आलमी ताकतों को सोचना पड़ेगा कि इस राक्षस का सर कुचलने के लिए शायद जंग जो है वो करनी ही पड़े। चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं एक गुड न्यूज़ के साउथ कश्मीर में बड़ी हद तक जो टेररिस्ट हैं अल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन के और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, और हमारे जो बेचारे कुछ हमारे अपने कश्मीरी जो डी रेंज हो चुके हैं इनके प्रोपेगेंडा की वजह से और टेररिस्ट बन गए हैं, तो साउथ कश्मीर में तकरीबन हमने सफाया कर दिया है इनका, और वो अब मिलिटेंट फ्री जोन उसको थोड़े दिनों में बना दिया जाएगा। और दूसरी जानिब अब जो तवज्जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो जा रही है टूवर्ड्स नॉर्थ कश्मीर। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है वो बमबारी नहीं करता जब तक कि पाकिस्तान जो है वो बमबारी शुरू ना करे। और पाकिस्तान बमबारी क्यों करता है? मैंने हमेशा आपको बताया कि पाकिस्तान इसलिए बमबारी करता है क्योंकि उसने वो कवर फायर देना होता है
उन दहशतगर्दों को जिनको वो इन्फिल्ट्रेट करवाता है इंडिया में। तो लिहाजा बहुत सारे जो बंकर्स होते हैं आर्मी के, वो बेसिकली बंकर ही के साथ साथ हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरे दहशतगर्दों के रेस्ट हाउस भी हैं। उनको वहाँ पहले ठहराते हैं, उनको वहाँ रखते हैं, फिर बमबारी करते हैं, फिर वहाँ से उनको लॉन्च करते हैं टूवर्ड्स इंडिया। तो बहुत सारे बंकर तबाह हो चुके हैं पाकिस्तान की आर्मी के बॉर्डर पर, और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर तक जो है वो बॉर्डर से पीछे चली गई है, क्योंकि उनके बंकर तबाह हो गए। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द हॉट इशू, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।